अन्य पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब उसे खोल के देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें खूबसूरत जड़ाऊ का काम किया है, दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से कम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो काफ़ी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पर मेकअप ना होते हुए भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को अपने पर विश्वास नहीं हुआ। ये वही है, बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक कमी थी, सिंदूर, वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारे पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्ज में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था, जो मैंने कर ली। अब इसे मानना न मानना मुझ पर है। मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे बहू मान लें, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था। उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं कि आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो रुद्र के जिहन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल ही नहीं किया था। इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था, और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई करने का था। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुन दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राय से रूबरू करवाओगे। दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे कि उसका पोता ऐसे तो उनकी बातें मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मेंशन में ही अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपने पोते जैसे मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफ़ी पहले गुजर गए थे। वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी था। वही अभय और तविश के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न उसकी दौलत, इसलिए वो खुद का 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता था, लेकिन उसे भी कुछ खास मतलब नहीं था, इसलिए दिग्विजय जी उसे भी अपने घर में ले आए थे। सब हाल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। सबकी नज़र खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वो हानिया उस साड़ी में संभलते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए, और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, भाभी बहुत सुंदर लग रही है।
रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख सौर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो सौर्य को एक तीखी नज़र देखकर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए उसकी नज़र बार बार अन्या पर जा रही थी। वही अन्या ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाए तो काफ़ी अवाक्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करती हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखती है। वहाँ दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपने रोबदार आवाज़ में कहते, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना? आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी को इशारा करते हुए कहते, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहाँ आई थी, आकाश उसे अपनी पारखी नज़र से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसे ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मनमोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। हक से तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती है, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलवाते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड व्यू करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर। रेहान को देख अन्या मुस्कुराते उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी जो अन्या के कंधे पर था। रेहान अपनी बातों में मगन अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। रुद्र का ये लुक शौर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने के वाले कल के बारे में सोच कर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलाता है। ये देख रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? बड़ा अजीब है ये। अन्या जो तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान कैसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़कर रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता नहीं। जो चीज़ उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, वैसे आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी की यहाँ आया हूँ, एज ए फ्रेंड, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। आखिर उसका क्रश शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सबका नेचर अन्या के प्रति सॉफ्ट और जोली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर सोचती है,
क्या सच में ये सब अकड़ू राय चौहान परिवार है? इस परिवार से वो तो कहीं भी मैच नहीं होता। दादाजी सबके शार्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभाले हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफ़ी हैरानी होती है। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वाइल्ड महसूस कर रही थी। क्या था ऐसा देखकर अन्य वाइल्ड फील कर रही थी? जानने के लिए अगली कड़ी को सुनना न भूलिए। अगली कड़ी भाग संख्या 7।